मुझे याद है, कल उसी ने जानबूझकर अपने सामने वाली लियांगपी मकान मालकिन की प्रतिष्ठा को बदनाम किया था। हाँ, मुझे याद है तुमने क्या कहा था। ये औरत बहुत बदतमीज़ है। वह हर जगह लोगों को धमकाती है। यह आदमी वाकई बेशर्म है। दूसरों की बदनामी और हर जगह उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ ये दूसरों का धंधा भी लूटना चाहता है। वाह, कोई आश्चर्य नहीं कि चीज़ें इतनी घटिया बनती हैं। ऐसे बदमाश क्या स्वादिष्ट चीज़ें बना सकते हैं। मुझे पता है, कल ऐसा लग रहा था कि उनके परिवार की एक औरत बाहर गई थी और अपनी बहू को तलाक देने के लिए वापस आई थी। उन्होंने जानबूझकर अपनी बहू पर चोरी का इल्ज़ाम भी लगाया था। अगर वे उस रात वहां नहीं होते तो शायद उनकी साजिश कामयाब हो जाती और उनकी बेटी को ज़बरदस्ती मौत के घाट उतार दिया जाता। ये लोग अपने पुराने परिवार और कल जो हुआ उसके बारे में फिर से चिल्लाने लगे। सभी लोग बूढ़े परिवार को नीची नज़रों से देखते थे, इशारा करते थे और डांटते थे। पुराना गू परिवार दिल में भेड़िया और फेफड़ों में कुत्ता है। गू दायों कोई चीज़ नहीं है। ये वेई मेई की कोई चीज़ नहीं है। इसकी खट्टी नज़र तो देखो। ऐसा व्यक्ति व्यापार कैसे कर सकता है? क्या उसका परिवार खा सकेगा? वहाँ कुछ भी अशुद्ध नहीं होगा। अल्पविराम। अशुद्ध बातें बोलते हुए किसी ने अपनी आंखें फेर लीं और पेट ढककर जमीन पर बैठ गया। ओह नहीं, मेरे पेट में दर्द है। बहुत दर्द हो रहा है। पुलिस को बुलाओ। मैं पुलिस को बुलाना चाहता हूँ। पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो जाओ। अगर मैंने आज मेरे 40 सेंट नहीं लौटाए तो मैं मूल्यांकन के लिए पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो जाऊंगा। ओह, मेरे पेट में दर्द है। बूढ़े परिवार के लोग बेवकूफ़ हैं। जब वे पहले दिन व्यापार करने निकले थे तो उन्हें ऐसी चीज़ का सामना करने की उम्मीद नहीं थी। ये नामुमकिन है। आप हमारे परिवार पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहेंगे। खाने के लिए पैसे देना स्वाभाविक है। आप पैसे क्यों नहीं देते? क्योंकि यह बुरा है। अगर आप में क्षमता है तो इसे मत खरीदिए। वेई मेई की जोर से चिल्लाया और डर के मारे पीछे हट गया। अचानक मैंने अपने पीछे लाठी लिए 3 युवकों को देखा और मुझे पुनः आत्मविश्वास आ गया। जैसे ही उसकी गर्दन का तना आया, वह चिल्लाया, यहाँ उत्पात मत मचाओ। अगर फिर उत्पात मचाया तो हम तुम्हें पीटेंगे। लीलिंगलिंग वहाँ लोगों को सांत्वना देने से खुद को नहीं रोक पाती, लेकिन वह सुअर जैसी टीममेट को बर्दाश्त नहीं कर सकती। जैसे ही वेई मेइकी ने यह कहा, भीड़ ने तुरंत बर्तन तला और पैसे खोने के लिए चिल्लाया। लीलिंगलिंग इतनी गुस्से में थी कि उसे खून की उल्टी होने लगी। वह खुद को चिल्लाने से नहीं रोक सकी। वेई मीकी, क्या आप अपना दिमाग बढ़ा सकते हैं? वेई मीकी को लीलिंगलिंग ने डांटा और लीलिंगलिंग की ओर दौड़े। तुमने मुझे डांटने की हिम्मत की, लीलिंगलिंग। तुम उल्टे हो गए हो। मैं तुम्हारी दूसरी भाभी हूँ। तुमने मुझे डांटने की हिम्मत की। अतीत में पुराने गू परिवार में 3 बहुएं थीं और सबसे बड़ी बहू उनके साथ नहीं रहती थी। दूसरी बहू के दांत और पंजे खुले हैं। वह दरवाज़ा खुला नहीं रखती। वह कुछ भी कहने और करने की हिम्मत रखती है। वह एक नासमझ आदमी है। तीसरी बहू लीलिंगलिंग दिमाग से काम लेती है और दोनों पक्षों से मिलती है। भले ही उसे वेई मेई की पसंद न भी हो, वह उसे कभी भी आमने सामने नहीं डांटती। मैं आज सचमुच उलझन में हूँ। उसने यहाँ शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह यहाँ अपनी आवाज़ बर्दाश्त नहीं कर सकी। यह अच्छी बात है। क्या तुम सचमुच पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो जाना चाहते हो? पर्याप्त। ये देखकर कि दोनों बहुएं आपस में लड़ने वाली थीं, श्रीमती गो उठ खड़ी हुईं और शराब पीने लगीं। लीलिंगलिंग जल्दी से दादी गो के पीछे छिप गई। सार्वजनिक रूप से वह वी मीकी से कुतिया की तरह लड़ना नहीं चाहती थी। माँ, क्या तुमने उसे मुझे डांटते हुए नहीं सुना? वेई मेइकी ने सोचा कि बूढ़ी महिला गू लीलिंगलिंग के प्रति पक्षपाती थी और तुरंत अविश्वास में चिल्लाया। लीलिंगलिंग ने गहरी सांस ली और कहा, दूसरी भाभी, मुझे जल्दी है। तुम्हें दिख नहीं रहा कि अभी क्या हो रहा है? अगर वो लोग सचमुच बेचैन हैं तो हम घर नहीं जाना चाहते। बस तुम्हारी लकड़ियाँ और किसे मारना है। वेई मेइकी ने बाहर खड़े लोगों को देखा जिन्होंने उन्हें घेर लिया था और चिल्लाई। वह इतनी डर गई कि उसने अपनी गर्दन सिकोड़ ली। वह भी ये शब्द कहने से डर रही थी। दरअसल उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। बूढ़ी महिला गो आए और वेई मेइकी को घूरते हुए पूछा, उन्हें कैसे पता कि घर पर क्या हो रहा है? उसने कुछ देर तक सब सुना। पहले तो उसने सोचा कि गो क्याओयुए के परिवार ने जानबूझकर उन्हें बदनाम करने के लिए ये खबर फैलाई है, लेकिन दोबारा सोचने पर उसे एहसास हुआ कि यह गलत था। इन लोगों ने ज़रूर वेई मीकी के दुर्व्यवहार को देखा होगा। हो सकता है उसने एक बार अपने पुराने परिवार की प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया हो। वेई मेइकी की आंखें चमक उठीं। मुझे नहीं पता, ये वही कुतिया होगी जो झांग पेई पीपे ने कहा था। वेई मीकी को देखकर श्रीमती गो के दिल में एक गहरा सदमा सा छा गया। मुझे डर है कि कल जो हुआ वह उतना आसान नहीं है जितना वेई मीकी ने बताया था। बूढ़ी महिला गो ने वेई मेइकी को ठंडी नज़र से देखा, उठी और बाहर उन लोगों से माफ़ी मांगी जिन्होंने पैसे वापस मांगे थे। मुझे आज तुम्हारे लिए बहुत दुख है। देखो, तुमने ये चीज़ें खा लीं और इन्हें वापस करना नामुमकिन है।
हम ये भी जानते हैं कि हमारे हाथ का बना खाना बेस्वाद होता है, इसलिए ये दूसरों के मुकाबले सस्ता है। हम असल में रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर आए थे क्योंकि हमारा परिवार बहुत गरीब था। हम भविष्य में अच्छे सुधार करेंगे। हमें सचमुच बहुत अफसोस है। मेरी दूसरी बहू ठीक से बात नहीं करती थी। मेरी बुजुर्ग माँ ने उसकी तरफ से सभी से माफ़ी मांगी। मुझे सचमुच बहुत अफसोस है। श्रीमती गू ने अपने आंसू पोंछे और भीड़ को प्रणाम किया। श्रीमती गू 60 साल की हैं और उनका चेहरा झुर्रियों से भरा है। वे 70 साल के पुरुष जैसी दिखती हैं। वह रोई, झुकी और माफ़ी मांगी और भीड़ में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। बाहर खड़े कई लोगों ने एक नज़र डाली और मुंह फेर लिया। छोड़ो, तुम्हें देखना आसान नहीं है। बस यही सोचो कि मैं बदकिस्मत हूँ। हम मुसीबत मोल नहीं ले रहे। क्या तुमने अपने घरवालों के हाथ का बना कुछ नहीं खाया? सच में वो स्वादिष्ट नहीं होता। अगर तुम्हारा परिवार उससे काम चला ले तो कोई बात नहीं, पर कम से कम वो बिक तो रहा है। तुम धोखा कर रहे हो। अल्पविराम, माफ़ करना, मुझे बहुत दुख है। ली लिंगलिंग की नज़र बूढ़ी महिला गो पर है और वह माफ़ी मांगने के लिए उसे पकड़ लेता है। इन लोगों का इरादा गलती ढूंढने का नहीं था। वे अभी वेई मीकी पर सचमुच बहुत नाराज थे। इस समय उन्होंने इतने बूढ़े आदमी को माफ़ी मांगते देखने के लिए कुछ नहीं कहा। एक एक करके उन्होंने सोचा कि वे बदकिस्मत हैं और चले गए। जो अभी भी कायम है वह यह है कि कुछ लोग जानबूझकर गलती ढूंढते हैं। ली लिंगलिंग भी बहुत जल्द मुसीबत खड़ी कर सकती है। हंसते हुए और माफ़ी मांगते हुए उसने कहा, देखिए बड़े भाइयों, मुझे बहुत दुख है। क्यों न हम आपको एक स्टीम्ड बन दे दें? लेकिन आप लोग बाहर जाकर बकवास नहीं कर सकते। हमारे लिए छोटे पैमाने पर काम करना आसान नहीं है। इसलिए जिन अंतिम कुछ लोगों ने गलती पाई थी उन्होंने भी एक अतिरिक्त सब्जी वाला स्टीम्ड बन ले लिया और उसे ऐसे ही छोड़ दिया। गु कियाओयुए ने परिचित मेहमानों का अभिवादन करते हुए पुराने गु परिवार की स्थिति पर ध्यान दिया। बूढ़ी महिला गु और ली लिंगलिंग को इस तरह देखकर उसने मन ही मन उपहास किया। ये 2 मटर के दाने के समान है। अपने पिछले जन्म में गु कियाओयुए अपनी माँ के घर में सुअर और कुत्ते जितनी भी अच्छी नहीं थी। उसे अपनी माँ के घर में उसकी सास द्वारा धमकाया जाता था। उसका पति उसे बाहर काम करने के लिए पैसे नहीं देता। घर पर उसे काफ़ी दिक्कत हो रही है और उसकी सास भी समय समय पर उसे परेशान करती रहती है। वह अपनी दादी के पास जाने से खुद को नहीं रोक सकी, जिन्होंने उसे कोल्ड स्किन रूगामो बनाना सिखाया। वह एक दुकान लगाने गई। पैसे कमाने के बाद बूढ़ा गु परिवार भी लालच में आ गया और उसके ठीक सामने एक दुकान लगा ली। हालांकि उनके व्यवसाय का स्वाद खराब था और उन्हें इसमें दोष पाया गया, जिससे लगभग एक स्टॉल खुल गया। उस समय लाओगू और मुस्कुराते हुए बाघ ली लिंगलिंग हर बार गंदगी साफ करने के लिए बाहर आते थे। बाद में गु कियाओयुए कड़वी मुस्कान के साथ बोली। उस समय वह सचमुच मूर्ख थी। उसे लगता था कि जब तक वह अपने परिवार का खर्च उठाती रहेगी वह पुराने परिवार की सदस्य रहेगी और उसके पिता ही रहेंगे। सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसा बचपन में था। उसने उन्हें ठंडी त्वचा और रूगामो बनाना भी सिखाया, सिर्फ इसलिए कि श्रीमती गु ने दया के कुछ शब्द कहे थे। ये सहमति हुई कि वह काउंटी में एक स्टॉल स्थापित करेंगी और वे शहर में एक स्टॉल स्थापित करेंगे। क्या हुआ, जब उन्हें ये बात पता चली तो उन्होंने हर जगह उसकी बदनामी की, कहा कि वह बदचलन है और कहा कि उसकी ठंडी त्वचा और रूगामो विधियां उनसे चुरा ली गई हैं। उसकी प्रतिष्ठा दिन ब दिन बिगड़ती गई, उसका कारोबार भी बद से बदतर होता गया। बाद में कोई रास्ता न बचा तो वह काम करने निकल पड़ी। कड़ी मेहनत के साथ मैंने एक छोटे से इलेक्ट्रॉनिक कारखाने में धीरे धीरे शुरुआत की, साधारण कर्मचारी से मॉनिटर, सेक्शन चीफ, वर्कशॉप डायरेक्टर और मैनेजर तक, और फिर सेल्स मैनेजर और सेल्स डायरेक्टर के पद पर स्थानांतरित हुआ। झांग यांग और उसकी सास का उसके प्रति रवैया धीरे धीरे सुधर गया है। दशकों के संघर्ष के बाद मैंने गुआंगडोंग में 3 बेडरूम और एक लिविंग रूम वाला एक घर भी खरीद लिया। लेकिन दूसरों के लिए शादी के कपड़े नहीं बनाना। घर अभी अभी सजा था। इससे पहले कि हम उसमें रह पाते, झांग यांग और शियाओ सान ने मिलकर उसे नीचे धकेल दिया। गु कियाओयुए ने फिर से बूढ़े गु के घर की ओर देखा। इतने हंगामे के बाद पुराने परिवार का कारोबार नहीं चल सकता और कोई भी उन्हें दोबारा नहीं बेचेगा। कई लोगों ने कियाओयू को घूरा, बाकी सामान समेटा और चले गए। इसके बजाय वेई मेइकी ने चिल्लाकर गु कियाओयू के स्टॉल को तोड़ दिया, जिसे ली लिंगलिंग ने रोक दिया। हालांकि पुराने परिवार की परेशानी के कारण, हालांकि उन लोगों को लगता है कि उन्होंने पुराने परिवार की चीज़ें खरीदने में पैसे खो दिए हैं, लेकिन चाहे चीज़ें कितनी भी खराब क्यों न हो, वे उन्हें फेंकने और खाने के लिए एकत्र होने में अनिच्छुक रहते हैं। परिणामस्वरूप गु कियाओयुए ने इसका आधा भी नहीं बेचा। बाकी लोगों को देखते हुए झांग पेइपाई ने दुख से आह भरी। गु कियाओयू मुस्कुराया, माँ, कोई बात नहीं, कल सब ठीक हो जाएगा। हम बाकी को बेचने के लिए दूसरी जगह ले जाएंगे और 1 मिनट में सब बिक जाएगा। झांग पेइपाई ने सिर हिलाया और वह स्टॉल साफ करने में व्यस्त हो गया।
गु कियाओयुए ने भी मदद की। इसी समय अचानक एक आवाज़ सुनाई दी, क्या अब आप स्टॉल बंद करने जा रहे हैं? यह आवाज़ सुनकर गु कियाओयुए का शरीर अकड़ गया और उसकी मुट्ठियां कसकर भींच गईं। वह आवाज़ के मालिक को तब भी पहचानती थी जब उसकी रंगत धूसर हो जाती थी। ये झांग यांग है। गु कियाओयू ने एक गहरी सांस ली, पीछे मुड़ा और झांग यांग को ठंडेपन से देखा। हाँ, स्टॉल बंद करो। क्या अभी तक सब बिक नहीं गया? क्या आपके पास सेट मील है? मुझे भी दे दो। झांग यांग ने गु कियाओयुए की ठंडक को नोटिस नहीं किया और मुस्कुराते हुए कहा। बात करते हुए उसने बिना पलक झपकाए गु कियाओयुए को देखा। उसे बस यही लगा कि लड़की वाकई बहुत खूबसूरत है। वह गु चांगशेंग की चचेरी बहन थी। तथाकथित करीब पानी का टावर चांद को पहले पकड़ता है, और गु चांगशेंग ने यह भी कहा कि वह उसे पाने में स्वयं मदद करेगा। नहीं, हाँ, मैं इसे अभी आपके लिए लाता हूँ। गु कियाओयुए की आवाज़ और झांग पेईपाई और हे कुनफेंग की आवाज़ लगभग एक ही समय पर सुनाई दी। झांग पेईपाई और हे कुनफेंग गु कियाओयू और झांग यांग की कृतज्ञता और नाराज़गी को नहीं समझते। उन्हें तो बस यही लगता है कि वे साधारण मेहमान हैं। गु कियाओयू को नहीं कहते देख वे उसे जल्दी से खींच कर ले जाते हैं। युए, तुम्हें क्या हो गया है? और भी बहुत कुछ है। अगर तुम थोड़ा बेच सको तो थोड़ा ही सही। उसने अपनी आवाज़ धीमी कर दी। गु कियाओयुए ने गहरी सांस ली, सिर हिलाया और फिर कुछ नहीं बोला। वो बहुत अधीर है। क्या उसने पहले ही इस बारे में सोचकर दोबारा शुरुआत नहीं की है? पिछले जन्म में जो हुआ था उसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप अब क्या हैं। झांग यांग तब तक अजनबी है जब तक वह उसे उकसाता नहीं है। गु कियाओयुए ने खुद को इस तरह से धिक्कारा, लेकिन उसने पाया कि उसके दिल का गुस्सा तर्क से दबा नहीं सकता। झांग यांग को देखते ही उसका मन करता कि उसे पीट दे। उसे दिखाने के लिए उसके पास अच्छा चेहरा कहाँ होगा। गु कियाओयुए ने खुद को शांत करने की पूरी कोशिश की और फिर अपनी चीज़ों को व्यवस्थित करना जारी रखा ताकि उसका आंतरिक गुस्सा प्रकट न हो। झांग यांग गु कियाओयू को देख रहा था। ये देखकर कि वह इस समय खुद को अनदेखा कर रही है, वह थोड़ा चिंतित हो गया। हालांकि ये कहना उचित होगा कि वह प्यार में है। उदाहरण के लिए इस समय उसने देखा कि गु कियाओयुए ने खुद को नज़रअंदाज कर दिया और गु कियाओयुए से बात करने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय उसने मुस्कुराते हुए झांग पेईपाई और हे कुनफेंग से बात की। 20 साल का ये लड़का गोरा है, देखने में अच्छा है और उसकी मुस्कान भी अच्छी है। इसके अलावा वह एक एक करके बोल और चिल्ला सकता है, जिससे झांग पेईपाई और उसके कुनफेंग पर उसकी अच्छी छाप पड़ती है। झांग यांग ने शुरू से आखिर तक गु कियाओयुए से बात नहीं की। उसने पैसे दिए और चला गया। जब झांग यांग चले गए तो गु कियाओयू ने अपना सामान पैक किया और कहा, ठीक है, चलो जल्दी से कहीं और बेच देते हैं, वरना हम सब कुछ नहीं बेच पाएंगे। कई लोगों को गु कियाओयुए में कुछ गड़बड़ नजर आए, लेकिन उन्होंने ये भी सोचा कि वह पुराने गु परिवार में लोकप्रिय थी। मैं अन्य सड़कों पर गया और बाकी सामान बेच दिया। अभी तो देर हो गई है। जब मैं घर पहुंचा तो वहां पूरी तरह अंधेरा था। वु होंगलियान और गु कियाओवान जियाओ झांगशुओ के साथ चौराहे पर उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। गु कियाओयुए को दूर से वापस आते देख उन्हें राहत मिली। आज क्या बात है, इतनी देर से वापस आए? वु होंगलियन ने उत्सुकता से पूछा। उन्होंने आज काउंटी में जो कुछ हुआ उसके बारे में बात की। वु होंगलियन ने ये सुनकर भौहें चढ़ाईं। उसे मन ही मन इस बात से नफरत थी कि बूढ़े गु के लोग बहुत बुरे थे। मुझे भूख लगी है, खाना तैयार है, जाओ और खाना खा लो। मैं आज हर जगह बेचकर बहुत थक गया हूँ। मैं कल सुबह जल्दी उठूंगा और रात के खाने के बाद सो जाऊंगा। गु कियाओयुए सो नहीं पा रही थी। उसका मन पिछले जीवन की बातों से भरा हुआ था। अनजाने में ही आंखें थोड़ी गीली हो जाती हैं। उसे छूने के बाद गु कियाओयुए कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया, लेकिन जाहिर है वह अभी भी अनिच्छुक था। चूंकि आप इस गांठ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आइए इसे अपने हाथों से ही समाप्त करें। इस बारे में सोचते हुए गु कियाओयुए को राहत मिली। इस जीवन में उसे ऊंचा उठने का प्रयास करना होगा जहां वे किसी भी प्रयास से नहीं पहुंच सकते, और उस बिंदु तक पहुंचना होगा जहां एक उंगली उन्हें कुचल सकती है। गु कियाओयुए ने सो जाने के बारे में सोचा। वह बहुत देर से सोया और अगले दिन देर से उठा। जब मैं उठा तो पैनकेक और ठंडी त्वचा तैयार थी। नाश्ते के बाद मैं शुरू कर सकता था। जब मैं स्टॉल पर पहुंचा तो मुझे नहीं पता था कि बूढ़ा परिवार क्या सोचेगा। वह फिर से आ गया। वे फिर यहाँ क्यों हैं? वह कनफैंग बुदबुदाया। कल जो कुछ हुआ उससे पता चलता है कि पुराने गु परिवार में केवल कुछ ही सस्ते लोग बचे थे जिन्होंने पहले इसे खरीदा था और इसका स्वाद लिया था, तथा अन्य लोगों ने इसे नहीं खरीदा था। कुछ लोगों ने बुजुर्ग पारिवारिक सदस्यों द्वारा किए गए कार्यों की ओर भी ध्यान दिलाया तथा उन पर चर्चा की। लेकिन अजीब बात यह है कि पुराने परिवार की देखभाल करने वाले लोग उदासीन रहे हैं, जैसे कि उन्हें व्यवसाय की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। क्या वे हमें रोकने के लिए यहाँ आए थे?
केवल कुनफेंग को ही ऐसा संदेह नहीं था, बल्कि झांग पेइपाई को भी लगभग ऐसा ही लगता था। अन्यथा मैं वास्तव में यह नहीं बता सकता कि लाओगो के परिवार ने आज क्या किया। कुछ देर तक बेचने के बाद जब तीनों फैक्ट्रियां डिनर पॉइंट से गुजरी तो परिवार के बुजुर्ग सदस्य दुकान बंद करके चले गए। गु कियाओयू ने गणना की कि शुरू से अंत तक उन्होंने 5 पैनकेक और 2 ठंडी खाल से भी कम बेचे। यह ऐसा है जैसे आप विशेष रूप से यहाँ आए हों और कुछ पैसे खरीदने की परवाह न करें। जैसे ही पुराना गु परिवार चला गया, झांग यांग आ गया। मुझे अभी भी एक सेट मील चाहिए। मैंने आज गु कियाओयुए से बात की। अफसोस है कि गु कियाओयुए ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वह झांग पेइपाई से बात करने के लिए अधीर नहीं थे और उन्होंने कुनफेंग किया। भोजन खरीदने में उन्हें केवल 3 या 5 मिनट लगते हैं, लेकिन वह हमेशा उन्हें हंसा सकते हैं। अगले 2 दिनों तक बूढ़ा परिवार हर दिन आता रहा और कुछ बेचकर वापस चला जाता था। झांग यांग भी हर दिन आता था, हर बार निर्धारित भोजन के बाद $1.30 फेंक कर चला जाता था। झांग यांग के अथक प्रयासों के बाद झांग पेइपाई और हे कुनफेंग को भी लगता है कि लड़का बहुत अच्छा है। वे समय समय पर गु कियाओ के चांद के सामने शेखी भी बघारते हैं। गु कियाओयुए ठंडी निगाहों से देख रही है। वह देखना चाहती है कि ये लोग क्या करना चाहते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि पुराने गु परिवार और झांग यांग क्या करना चाहते हैं, गु कियाओयू इस अवधि के दौरान निष्क्रिय नहीं है। काउंटी शहर में घूमने के बाद मैंने अंततः मुख्य सड़क पर एक दुकान किराए पर लेने का निर्णय लिया। हर दिन दुकान के बिक जाने के बाद गु कियाओयू झांग पेइपाई और अन्य लोगों को भी दुकान दिखाने ले गए। वे बहुत संतुष्ट थे। मालिक का परिवार 190 युआन प्रति माह की कीमत पर सहमत हो गया, जिसमें हर तिमाही में न्यूनतम एक भुगतान शामिल था। क्योंकि हमें स्कूल जल्दी शुरू करना है, इसलिए हमें अभी से सजावट भी जल्दी करनी होगी। चर्चा के बाद उन्होंने सीधे 1 वर्ष के लिए किराया का भुगतान किया और किसी को सजावट टीम खोजने का काम सौंपा। झांग होशिंग भी अपने सहपाठियों के पास गए और गु कियाओवान के स्थानांतरण पर सहमति व्यक्त की। बेशक परीक्षा अभी भी जरूरी है। गु कियाओवान के लिए स्कूल की शुरुआत में ही परीक्षा की व्यवस्था कर दी जाएगी। परीक्षा पास करने के बाद वह नंबर 1 मिडिल स्कूल में पढ़ाई कर सकेगी। झांग पेइपाई और अन्य लोगों को दुकान खोलने और दूसरे स्कूल में स्थानांतरित होने से राहत मिली। बूढ़े गु परिवार के लिए हर दिन वहां ठंडी खाल बेचना अच्छी बात नहीं है। पहले दिन को छोड़कर जब बूढ़े गु परिवार ने एक दुकान लगाई, इसका गु कियाओयू के परिवार के व्यवसाय पर कोई असर नहीं पड़ा। उसके बाद इसका कोई असर नहीं हुआ। वे केवल गु कियाओयू के व्यवसाय को हर दिन समृद्ध होते हुए देख सकते हैं और अकेले ही उदास रह सकते हैं। जैसे ही मैं उस दिन वापस आया, मैंने देखा कि वो हुंगलियन और गु कियाओवान बहुत बुरे लग रहे थे। क्या बात? झांग पेइपाई ने चिंतित होकर पूछा और सोचा कि घर पर कुछ हुआ है। गु कियाओवान ने झांग पेइपाई की ओर देखा और फिर से कियाओयू को देखने चली गई। माँ, बहन, वो बूढ़े गु लोग बकवास करते हैं। वे सब कहते हैं कि बहन दूसरे मर्दों के साथ घूमती है और उसकी नाक और आंखें हैं। क्या वहाँ ऐसी कोई चीज़ है? झांग पेइपाई ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली। उसकी तो लगभग बदनामी हो ही गई थी। अब किसी ने उसकी बेटी के आगे हाथ रख दिया। ये तो हद हो गई। माँ, क्या आप झांग यांग नाम के किसी आदमी को जानती हैं? सब कहते हैं कि झांग यांग नाम का एक आदमी अपनी बहन पर फिदा है और रोज उससे मिलने जाता है। उनकी बातें भद्दी हैं। वे ये भी कहते हैं कि उसकी बहन और झांग यांग ने बहुत पहले ही निजी तौर पर अपनी जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया है। झांग यांग की बात करते हुए झांग पेइपाई और हे कुनफेंग ने एक दूसरे को देखा। इन दिनों वे ये भी देखते हैं कि झांग यांग वास्तव में गु कियाओयू को पसंद करता है, लेकिन गु कियाओयू ने उसे शुरू से अंत तक नहीं देखा है। ये शब्द क्यों निकले? इस वजह से पूरा परिवार रात में खुश नहीं था। शाम को झांग पेइपाई ने गु कियाओयू से बात की। कियाओयू, तुम्हें झांग यांग बहुत पसंद है। तुम क्या सोचती हो? झांग पेइपाई और हे कुनफेंग ने इस बारे में बात की है। उन्हें लगता है कि झांग यांग एक अच्छे इंसान हैं। अगर गु कियाओयू चाहें तो वे बातचीत करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर वे सामान्य रूप से बातचीत करते हैं तो वे बाहर के लोगों का मुंह बंद कर सकते हैं। गु कियाओयू भी 17 साल का है। वह कई सालों से डेटिंग कर रहा है। अगर सही लगे तो शादी करने में कोई जल्दी नहीं है। गु कियाओयू ने भयंकर भौहें चढ़ाईं, झांग पेइपाई को देखा और पूछा, माँ, क्या आपको सच में लगता है कि झांग यांग बहुत अच्छा है? झांग पेइपाई ने कुछ नहीं कहा। गु कियाओयू ने आह भरते हुए कहा, माँ, झांग यांग का दिमाग ठीक नहीं है। आपको और किसी को ज्यादा सावधान रहना चाहिए। उसके द्वारा धोखा न खाएं। झांग यांग दुष्ट है या नहीं, गु कियाओयू समझ नहीं पा रहा है। झांग पेइपाई ने गु कियाओयू की ओर देखा और असहाय होकर कहा, बेटे, तुम कैसे कह सकते हो कि दूसरों के इरादे बुरे हैं? छोड़ो भी, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो इन दिनों मत जाओ। मैं और तुम्हारी पत्नी व्यस्त हैं। इन दिनों मत जाओ। उसने बस यही सोचा कि गु कियाओयू को झांग यांग पसंद नहीं है।
क्योंकि उसकी बेटी को ये पसंद नहीं था। बस गो कियाओयुए ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। वह सोच रही थी कि क्या ये बूढ़े गो का परिवार था या बूढ़े गो के लोग और झांग। और पिछले जन्मों में झांग से शादी करने के बाद झांग की माँ हमेशा कहती थी कि उसने उसके परिवार से बहुत सारे सगाई के उपहार लिए, लेकिन दहेज नहीं दिया। उस समय उसे आश्चर्य हुआ कि वह और झांग मुक्त प्रेम में थे और झांग ने दुल्हन की कीमत बिल्कुल नहीं दी थी। या क्या ये वास्तव में दुल्हन की कीमत है, लेकिन आप नहीं जानते। यही कारण है कि झांग हमेशा खुद से नफरत करता रहा है। घृणा की बात यह है कि पिछले जन्म में उसे उसके पुराने परिवार द्वारा परेशान किया गया था और वह सच पूछने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। अगले दिन गो कियाओयुए काउंटी में नहीं गया। झांग पेईपाई और हे कुनफेंग ने सोचा कि वे झांग से बच सकते हैं, लेकिन दोपहर के समय झांग सीधे गो कियाओयु के घर चले गए। जब आप रोंगशू गांव में किसी से मिलें तो पूछें कि गो कियाओयु का घर कहाँ है। इसलिए आधे गांव वालों को पता था कि एक युवक गो कियाओयुए की तलाश कर रहा है। गो कियाओवान को उसका होमवर्क पढ़ा रही थी। जब उसने झांग की आवाज़ सुनी तो उसकी भौहें तन गईं। जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि झांग उपहारों से भरा एक बड़ा थैला लिए दरवाजे पर खड़ा था। बाहर बहुत सारे दर्शक खड़े थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गो कियाओयुए ने ठंडे स्वर में कहा, उसकी आंखें घृणा से भरी हुई थीं। चाची ने कहा कि तुम बीमार हो। मैं तुम्हें देखने आया था। कैसी हो? क्या बात गंभीर है? झांग ने धीरे से कहा और गो कियाओयुए को प्यार से देखा। गो कियाओयुए ने गुस्से से भौहें चढ़ाईं और बाहर गपशप कर रहे लोगों की तरफ देखा। उसकी आंखों में अधीरता साफ झलक रही थी। अब तुम ये देख सकते हो। तुम जा सकते हो। मेरे परिवार में तुम्हारा स्वागत नहीं है, गो कियाओयुए ने ठंडे स्वर में कहा और दरवाजा बंद कर दिया। गो कियाओयुए को देखने के लिए बाहर आया और पूछा, बहन, क्या ये झांग है? हाँ, गो कियाओयुए ने धीरे से सिर हिलाया। घर में जाओ और बातचीत जारी रखो। गो कियाओवान आगे बढ़ता रहता है। झांग बेन के बाहर एक दीवार से टकरा गया। अब जाने का समय हो गया था। नतीजतन वह आदमी कुछ देर चुप रहा और बाहर दहाड़ने लगा। गो कियाओयु, मुझे तुम पसंद हो। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। झांग की आवाज के साथ ही बाहर सीटी की आवाज आई। गो कियाओयु की आंखें ठंडी थीं, उसकी मुट्ठी मेज से टकरा रही थी और उसका पूरा शरीर ठंडा था। गो कियाओवान ने चुपचाप अपनी बहन को देखा, अपना सिर झुका लिया और बोलने की हिम्मत नहीं की। बाहर झांग की आवाज फिर से गूंजी। गो कियाओयु, मैं सचमुच तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं तुम्हें पहली नज़र से ही पसंद करता हूँ। क्या तुम मेरे साथ रह सकती हो? वू होंगलियन, जो दूसरे घर में छोटे झांगशुओं की देखभाल करती थी, भी बाहर आई। उसने गो कियाओयु के घर पर एक नज़र डाली, भौहें चढ़ाते हुए कहा, कियाओयु, मैं बाहर जाकर इसे भेज दूंगी। इस तरह मैं ये स्वीकार करने के लिए दरवाजे पर आया कि अगर मैं इसे कुछ दशकों बाद रखूं तो यह एक प्रवृत्ति और सच्चे प्यार की अभिव्यक्ति है। पर अब ये जानबूझकर लड़की के परिवार को बदनाम करने का प्रयास था। वो होंगलियन दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने ही वाली थी कि गो कियाओयु अचानक उठ खड़ा हुआ। वो होंगलियन की तरफ मुस्कुराया और बोला, दादी, मैं खुद ही इससे निपट लूंगा। गो कियाओयु ने धीरे से मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान उसकी आंखों की गहराई तक नहीं पहुंची और उसका स्वर ठंडा था। पूरा व्यक्ति ठंडा लग रहा था। वो होंगलियन ने कियाओयु को देखा, इसके बारे में सोचा, सिर हिलाया और घर में चला गया। युवाओं के मामले खुद ही सुलझने चाहिए। उसे ज्यादा दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। गो कियाओयु ने बंद दरवाजे की ओर देखा, उपहास किया, दरवाजे के पीछे से लिंटेल लिया, दरवाजा खोला और बाहर चला गया। गो कियाओयु को बाहर आते देख झांग की आंखें चमक उठीं और उसने तुरंत उसका अभिवादन किया। खुश रास्ता। गो कियाओयु, तुम आखिरकार मुझसे मिलने के लिए तैयार हो। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से मैं तुम पर मोहित हूँ। ये वो प्रेम पत्र है जो मैंने तुम्हें लिखा था। इसके अलावा ये फूल जो मैंने खरीदे हैं और ये बिस्किट भी तुम्हारे लिए हैं, झांग ने कहा और अपने साथ लाई हुई चीज़ों का एक बड़ा बैग गो कियाओयु के पास भेज दिया। गो कियाओयु ने उसे ठंडी नज़र से देखा, उसे आगे भेजा और उपहास किया। झांग, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? खैर, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से मैं तुमसे प्यार करता हूँ। झांग कबूल करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। गो कियाओयु ने व्यंग्यात्मक लहजे में उसे बीच में ही टोक दिया। लेकिन मैंने सुना है कि तुमने 5 गर्लफ्रेंड बनाई हैं और उनमें से एक का गर्भपात हो गया है। झांग का दिल अचानक उछल पड़ा और उसने अपना मुंह खोलकर कहा, तुम्हें कैसे पता? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसे एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत कह दिया है और उसने जल्दी से कहा, बाहर के लोगों की यह सब बकवास है, मैंने नहीं। गो कियाओयु ने अधीरता से उसकी बात सुनी और सीधे कहा, मुझे कैसे पता? हाँ, स्वाभाविक रूप से किसी ने मुझे बताया होगा। गो कियाओयु ने ठंडे स्वर में कहा।
उसके बोलने का इंतजार किए बिना उसने अपना सिर उठाया और अचानक झांग यांग पर वार किया। झांग यांग इतना डर गया कि वह भाग गया। गु कियाओयू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? हाँ, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो तुम्हें कुछ ईमानदारी दिखानी होगी। तुम देख रहे हो कि तुम ऐसे इधर उधर भाग रहे हो। तुम्हें मेरी ईमानदारी बिल्कुल पसंद नहीं है। झांग यांग दंग रह गया। सचमुच? गु कियाओयू ने व्यंग्य किया। बेशक, वरना तुम्हें लगता है कि मैं सचमुच तुम्हें मारूंगा। फिर उसने एक ड्रिंक पी। झांग यांग, रुको। झांग यांग अचानक रुक गया। गु कियाओयू ने अपना सिर उसकी पीठ पर पटक दिया। झांग यांग को पीटा गया और वह सीधा जमीन पर गिर पड़ा। उसका सामान जमीन पर बिखरा पड़ा था। वह बोलने ही वाला था, लेकिन गु कियाओयू ने उसे मौका नहीं दिया। गु कियाओयू ने व्यंग्य करते हुए कहा, तुम मुझे पसंद करते हो, है ना? ये तुम्हें मुझे पसंद करने के लिए है। फिर उसने अपना सिर फिर से मारा। यह मेरी प्रतिष्ठा नष्ट करने के लिए है। ये तुम्हारे लिए है ताकि मेरी माँ को मेरे बारे में चिंता हो। ये तुम्हारे लिए है ताकि मेरी दादी को मेरे बारे में चिंता हो। ये वाला। अल्पविराम। गु कियाओयू ने 6 या 7 बार वार किया। उसके हाथ में एक लकड़ी का सिरा था जिसका इस्तेमाल देहात में खुदाई के लिए किया जाता था। वह ठोस और भारी था, अन्यथा 6000 बार हाथ हिलाने के बाद भी गु कियाओयू की सांस फूल नहीं जाएगी। झांग यांग को बहुत पीटा गया और वह बहुत देर तक जमीन पर पड़ा रहा। वह उठ नहीं पा रहा था। उसे इतना दर्द हो रहा था कि उसके चेहरे पर ठंडा पसीना आ रहा था और वह गु कियाओयू से चिल्ला रहा था कि वह लड़ाई न करे। खबर सुनकर वू होंगलियान और गु कियाओवान भी बाहर भागे। मैं अपने सामने का दृश्य देखकर चौंक गया। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि गु कियाओयू का उसके द्वारा समस्या को हल करने का विचार इतना बड़ा समाधान होगा। चंद्रमा, रुको। वू होंगलियान भयभीत हो गई। उसने जल्दी से चिल्लाकर गु कियाओयू को लूट लिया। अरे बच्चे, क्या तुम ठीक से नहीं बोल सकते? तुम लोगों को क्यों मारते हो? गु कियाओयू ने वू होंगलियन की ओर मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं। मैं बस ये जांच रही हूं कि क्या वह सचमुच मुझे पसंद करता है। वो होंगलियन ने अपने मुंह के कोनों को सिकोड़ा और गु कियाओयू को घूरा। वह पास गया और झांग यांग को देखा, जो जमीन पर बेसुध पड़ा था। उसे चिंता थी कि अगर वह नहीं हिला तो कहीं उसकी जान न चली जाए। झांग यांग सचमुच बहुत डर गया है और दर्द के कारण वह खड़ा नहीं हो पा रहा है। वो होंगलियन को आते देख उसने अवचेतन रूप से अपना मुंह खोला और डांटा। गु कियाओयू आया, झांग यांग के कंधे पर लात मारी और ठंडे स्वर में कहा, अभी तक उठ नहीं सकते? मैं ज्यादा ऊर्जा खर्च नहीं करता। झांग यांग को अपना मुंह खोलते देख गु कियाओयू ने उसे फिर से लात मारी। क्या तुम अब भी गाली देना चाहते हो? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? वह मेरी दादी हैं। क्या तुम मेरी दादी को डांटने की हिम्मत कर सकते हो? इस समय झांग यांग खून की उल्टी करके बेहोश होना चाहता है। हालांकि उसकी पीठ में बहुत दर्द हो रहा है, फिर भी वह बेहोश नहीं हो सकता। मैं अभी उठ नहीं सकता। क्या मैं उठ सकता हूँ? गु कियाओयू ने झांग यांग के कंधे पर फिर से लात मारी। चंद्रमा, वो होंगलियान आज गु कियाओयू से बहुत डरी हुई थी। उसे डर था कि वह सचमुच लोगों को चोट पहुंचा देगी। उसने चिल्लाकर उसे दूर खींच लिया। बहन, लड़ना बंद करो। गु कियाओवान ने भी जल्दी से गु कियाओयू को खींच लिया, इस डर से कि वह वास्तव में लोगों को अच्छे या बुरे के लिए मारेगी। वो होंगलियन ने जाकर झांग यांग को खड़ा होने में मदद की और गंभीरता से कहा, युवक, अगर मैं तुम्हें नहीं बताता तो मैं अपनी प्रेमिका को तुम्हें गुस्से में पीटने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकता। तुम कहते हो कि तुम्हें लोग पसंद हैं, लेकिन तुम्हें कानून पसंद नहीं। ये बात सबको पता नहीं है। तुम्हें मेरी प्रेमिका पसंद नहीं है। तुम मेरी प्रेमिका को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। सच में, अगर मेरा परिवार तुम्हें नहीं मारता तो मेरी बूढ़ी औरत तुम्हें मारना चाहती है। तुम कुछ गलत कर रहे हो। ठीक है, मेरे घर पर मत रुको। अपना सामान पैक करो और वापस चले जाओ। दोबारा मत आना। वो होंगलियन के शब्दों से झांग यांग के मुंह से फिर से खून निकलने लगा। गु कियाओयू की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने सोचा था कि उसकी दादी झांग यांग से माफी नहीं मांगेंगी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से ऐसा ही हुआ। हा, गु कियाओयू मन ही मन हंसी। उसका मन कर रहा था कि वह खड़ी होकर चिल्लाए, दादी बहुत ताकतवर हैं। कुछ दर्शक अब इसे देख नहीं पाते और वे सब आह भरते हैं। कहा जाता है कि शिलिंग गांव के बूढ़े झांग परिवार के लोग बछड़े की रक्षा करते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बुढ़िया को देखो, उसकी पोती ने किसी को पीटा और अपनी सारी गलतियों का दोष उस पीटे हुए व्यक्ति पर डाल दिया, मानो उसकी पोती की कोई गलती ही न हो। वो होंगलियन ने व्यक्तिगत रूप से जमीन पर गिरी हुई चीजों को उठाया और उन्हें झांग यांग को सौंप दिया। ठीक है नौजवान, जल्दी से वापस आओ और यहाँ अपने आप को मूर्ख मत बनाओ। पूफ। गु कियाओयू इसे सहन नहीं कर सके और सीधे मुस्कुरा दिए।
झांग यांग ने काले चेहरे के साथ गो कियाओयू की ओर देखा, गो कियाओयू के हाथ के सिर को देखा, अपनी गर्दन सिकोड़ ली और घृणा से कहा, मैं अंधा हूँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। गो कियाओयू ने अपना सिर जमीन पर पटक दिया और गुस्से से कहा, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्या आप इसे दोबारा बता सकते हैं? झांग यांग को लगा कि गो कियाओयू उसे फिर से मारेगा। उसने हिम्मत करके और रुका। वह उठा और अपना सामान लेकर भाग गया। ऐसा लग रहा है जैसे कोई भेड़िया उसका पीछा कर रहा हो। चोर तेजी से भाग रहा है। गो कियाओयू ने ठंडेपन से झांग यांग की दौड़ती दिशा को देखा और उपहास किया। जैसे ही वह बोलने वाला था, उसने जल्दी से वू होंगलियन की घूरती आंखों को चुप करा दिया और चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहा, दादी। वू होंगलियन ने गो कियाओयू को घूरा और चिल्लाया, अंदर आओ। मैंने सोचा था कि यह एक समझदार लड़की है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि बच्चा इतना गुस्सा क्यों है। अगर बात नहीं मानेगा तो किसी को मारेगा भी। आगे उसे ये सब कैसे मिलेगा? उसने सोचा कि क्या गो कियाओयू उत्तेजित हो गया था। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज की घटनाओं के साथ गो कियाओयू द्वारा आज लोगों को पीटने की अफवाहें निश्चित रूप से 2 दिनों में बाहर फैल जाएंगी। यह अनुमान लगाया जाता है कि सभी प्रकार की बदसूरत चीजें हैं। गो कियाओयू ने अपनी जीभ बाहर निकाली और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन दादी, पहले मुझे कुछ शब्द कहने दीजिए और फिर मैं तुरंत अंदर चला जाऊंगा। गो कियाओयू ने वू होंगलियन के वादे का इंतजार नहीं किया। उसने अपना सिर जमीन पर पटक दिया और उन लोगों की तरफ देखा जो अभी तक नहीं गए थे। गु चांगशेंग कुछ देर तक छिपा रहा और उसने देखा कि झांग यांग उसके दरवाजे पर ही खड़ा है। वह चिंतित था और समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। इस समय बूढ़ी महिला गो, वेई मेकी और ली लिंगलिंग जो काउंटी गए थे, वापस आ गए। गु चांगशेंग ने देखा कि उनकी आंखें चमक उठीं और उन्होंने जल्दी से उनका स्वागत किया और आज की बात फिर से कही। जब बूढ़ी महिला गो ने सुना कि गो कियाओयू ने झांग यांग को पीटा है, तो वह क्रोधित हो गई और तुरंत गो कियाओयू के घर मुसीबत ढूंढने चली गई। ली लिंगलिंग ने तुरंत उसे रोक दिया। माँ, अब सबसे ज़रूरी बात गो कियाओयू की परेशानी ढूंढना नहीं है, बल्कि यह सोचना है कि झांग यांग को कैसे खुश किया जाए। अगर वह गो कियाओयू की लड़की को नहीं चाहता, तो हमारी पहले की बातचीत बेकार हो जाएगी। गु चांगशेंग ने यह भी कहा, हाँ, झांग यांग अभी भी हमारे दरवाजे पर है। मुझे नहीं पता कि मैं इसे दूसरों को कैसे समझाऊं। बूढ़ी महिला गु ने निर्दयता से भौहें चढ़ाईं। गो कियाओयू को अपने दिल में निर्दयता से डांटा और सोचा कि वर्तमान चीज को कैसे हल किया जाए। वेई मेकी इतना सोच नहीं सकी, इसलिए वह चिल्लाई, उसने गो कियाओयू को पसंद कर लिया। पिटना हमारा काम नहीं है, चलो उसे मनाते हैं। दूसरा परिवार। बूढ़ी महिला गोली ने शराब पी और वेई मेकी को थप्पड़ मार दिया। अतीत में मुझे केवल यह महसूस हुआ कि दूसरी बहू का मुंह टूट गया था, लेकिन वह अभी भी पुत्रवत थी। कम से कम उसका पेट तो अच्छा था और उसने बूढ़े गो परिवार में 2 बेटों को जन्म दिया। हालांकि हाल ही में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं घटी जिनसे उसे अचानक लगा कि दूसरी बहू के लिए तो कोई बात ही नहीं हो सकती। उसके पास तो दिमाग ही नहीं है। ये देखकर कि श्रीमती गो खुद को पीटना चाहती थीं, वेई मेकी ने जल्दी से चकमा दिया। श्रीमती गो को घूरते हुए कहा, माँ, हमने झांग यांग और गो कियाओयू के बारे में बात की थी। आपने मुझे क्यों मारा? बूढ़ी महिला गो ने उदास चेहरे के साथ डांटा। जब मैं तुम्हें मारता हूं तो रोशनी होती है। देखो तुम क्या कहते हो। अगर बोल नहीं सकते तो मत बोलो, बस चुप रहो, कोई तुम्हें बेवकूफ़ नहीं समझता। ली लिंगलिंग ने यह भी कहा, दूसरी भाभी, हम सोच रहे हैं कि कैसे हल किया जाए। अगर आपको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा तो यहाँ बखेड़ा मत खड़ा करो। ये सिर्फ श्रीमती गो द्वारा उपदेश दिया जाना है, लेकिन उन्हें इन 2 दिनों में ली लिंगलिंग द्वारा बार बार उपदेश दिया गया है। वेई मेकी का दिल मजबूत नहीं है। वह ली लिंगलिंग को मुंह खोलते ही डांट देगी, लेकिन उसे उसके बेटे ने खींच लिया। असंतुष्ट होकर उसने कहा, माँ, हम सब कोई रास्ता ढूंढने के लिए बेचैन हैं। परेशानी मत खड़ी करो। गु चांगशेंग की आवाज़ ने वास्तव में वेई मेकी के दिल को चोट पहुंचाई। उसने लाल चेहरे से गु चांगशेंग को देखा और अकल्पनीय रूप से कहा, बॉस, आप भी मेरे बारे में ऐसा कहते हैं। मैं आपकी माँ हूँ। क्या आप अपनी माँ से घृणा करते हैं? गु चांगशेंग ने बहुत अधीरता से भौहें चढ़ाईं। वह अभी भी सोच रहा था कि झांग यांग के साथ अपने रिश्ते कैसे सुधारे। उसकी माँ ने न सिर्फ मदद नहीं की, बल्कि परेशानियां भी खड़ी कर दीं। माँ, बस कुछ शब्द बोलो, आप व्यस्त हैं। वेई मेकी को शोर मचाने के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं। फिलहाल उसका अपना बेटा ही उसे तिरस्कृत और सबक सिखा रहा है। वह कहाँ शांत हो सकती है? अच्छा, तुम सब मुझे नापसंद करते हो, है ना? चूंकि तुम सब मुझे नापसंद करते हो और इस परिवार को मेरी ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं अपनी माँ के घर वापस चली जाऊंगी। वेई मेकी को गुस्सा आ गया और वह घर नहीं गई, वह मुड़कर चली गई। ली लिंगलिंग ने मन ही मन 2 बार उपहास किया।
उसने कुछ नहीं कहा और उसका रुकने का कोई इरादा भी नहीं था। श्रीमती गू ने भौहें चढ़ाकर कहा, दूसरी बहू दरवाज़ा खुला नहीं रखती, उसे इन दिनों अपने मायके वापस जाने दो, बातें मत बिगाड़ो। गू चांगशेंग ने कुछ नहीं कहा। अपनी माँ के घर वापस जाने की बात पर वेई मी की गुस्से में थी और वास्तव में वापस जाने का इरादा नहीं रखती थी, लेकिन किसी ने उसे अभी रुकने के लिए नहीं कहा। वह अपनी इज्जत नहीं बचा सकी और उसे अपनी माँ के घर वापस जाना पड़ा। श्रीमती गू ने प्रत्युपायों पर चर्चा की और साथ साथ वापस चले गए। झांग यांग को देखकर गू चांगशेंग ने उनका अभिवादन किया और संदेह से पूछा, झांग यांग, तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम गू क्याओयुए के पास नहीं गए थे? गू चांगशेंग अचानक चिल्लाया, झांग यांग की पीठ की ओर इशारा किया और आश्चर्य से कहा, ओह झांग यांग, आपकी पीठ पर इतनी बुरी चोट कैसे लग गई? झांग यांग ने गू चांगशेंग को घूर कर देखा। उसने रोंगशू गांव में इतना बड़ा आदमी खो दिया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि गू चांगशेंग को पता नहीं था। इस आदमी का खुद पर हंसने का कोई इरादा नहीं है। गू चांगशेंग के दृष्टिकोण को सुनिए। देखो, मुझे नहीं पता तुम्हें क्या हुआ। अगर तुम जानना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं तुम्हें रोंगशू गांव भेज दूंगा और अपनी दादी को ले आऊंगा। तुम्हें क्या हुआ है? चलो अंदर जाओ और बताओ। झांग यांग ने गू चांगशेंग को कुछ देर तक शक की निगाहों से देखा। वह उसके चेहरे पर झूठ के निशान देखना चाहता था, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। श्रीमती गू भी आईं और बोलीं, समृद्धि, क्या ये तुम्हारा दोस्त है? जब तुम्हारा दोस्त घर आया तो तुम मुझे क्यों लेने आए? हाँ दादी, यह मेरा सहपाठी झांग यांग है। यह एक करीबी रिश्ता है। गू चांगशेंग ने झांग यांग का कंधा पकड़ा और घर की ओर चल पड़ा। श्रीमती गू की बात सुनकर झांग यांग ने गू चांगशेंग की बातों पर अपने दिल में विश्वास कर लिया। श्रीमती गू ने किनारे से कहा, मैं झांग यांग हूँ। चांगशेंग हमेशा तुम्हारे बारे में बात करता है। उसने कहा था कि तुम्हारे साथ उसके सबसे अच्छे संबंध हैं और उसने तुम्हें घर आने के लिए कहा है। समृद्धि हर चीज़ के लिए अच्छी होती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा संतानोचित होती है। देखो, मेरी बुढ़िया जेब खर्च के लिए एक दुकान लगाने जा रही है। उसे मुझे लेने जाना होगा। मैं अब और नहीं चल सकता। हा हा। जैसे ही दोनों ने एक साथ गाना गाया, झांग यांग का संदेह जल्द ही गायब हो गया। गू चांगशेंग ने पूछा कि उसकी पीठ को क्या हुआ, और झांग यांग को बताने में शर्मिंदगी महसूस हुई। श्रीमती गू ने कहा, जब मैं अभी गांव आया था तो सुना कि मेरे परिवार की लड़की ने किसी को मारा है। क्या ये तुम हो? मुझे बहुत दुख है। मेरे परिवार की लड़की वाकई अच्छी लड़की है, बस अफसोस, सच में लड़की की जिंदगी भी बड़ी मुश्किल से गुजर रही है। उसकी माँ ने किसी को चुरा लिया और उसके पिता को तलाक दे दिया। लड़की इन 2 दिनों से स्थिर नहीं है। जब वह किसी आदमी को देखती है तो सोचती है कि यह वही आदमी है जिसे उसकी माँ ने चुराया था। वह गुस्से में है। श्रीमती गू आंखों और नाक वाले लोगों के बारे में अंतहीन बातें करती रहीं। जो लोग नहीं जानते थे वे भी तुरंत यकीन कर लेते थे। आखिर किसने सोचा होगा कि इतनी उम्र में भी आप इतनी आसानी से झूठ बोल सकते हैं? झांग यांग भी इस पर विश्वास करता था, लेकिन उसने इन दिनों काउंटी में कुछ गपशप सुनी थी और उसे अभी भी कुछ संदेह था। उसके पिता नहीं, झांग यांग ने कहा, ये सोचकर कि गू क्याओयू के पिता गू लाओताई के बेटे थे। वह रुक गए और कुछ नहीं कहा। श्रीमती गू ने आह भरी, अपना सिर हिलाया और कहा, मेरा बेटा भी नेक दिल है। उसे लगता है कि झांग पेपाई के लिए किसी औरत को तलाक देना आसान नहीं है, इसलिए वह अपनी सारी गलतियां खुद पर ले लेता है। अफसोस, लाओ झांग के परिवार के लोग बहुत दबंग हैं। हम हमेशा अपने परिवार की कमज़ोर ताकत का ध्यान रखते हैं और लड़ नहीं सकते। सौभाग्य से यूए एक अच्छी लड़की है। वह जानती है कि उसकी माँ गलत है। तलाक के बाद उसके माता पिता को उसके पिता का साथ देना होगा। यह अफसोस की बात है। यह अफसोस की बात है कि बूढ़े झांग के लोग बहुत ज़्यादा दबंग हैं। अगर झांग पेईपाई को बेटा नहीं हुआ तो उसे अपनी दोनों बेटियों को अपने पास छोड़ना होगा। अब वह लड़की जो अभी भी यूए को तकलीफ देती है उत्तेजित हो गई है। श्रीमती गू ने 2 और आंसू पोंछते हुए कहा। ली लिंगलिंग ने सांत्वना देने के लिए लाल आंखों से बगल की ओर देखा। माँ, बकवास बंद करो। चून की चाचा काला बर्तन ले जाना चाहते हैं तो चलो बकवास बंद करो। अच्छे लोग अच्छे प्रतिफल के हकदार हैं। भगवान स्वर्ग से देख रहे हैं। यहाँ दोनों ने नाक मुंह सिकुड़ते और आंसू बहाते हुए कहा और काम किया। झांग यांग को थोड़ी देर शक हुआ और फिर उसने यकीन कर लिया। वह लाओ झांग के परिवार के लोगों से भी मिला। वह बूढ़ी औरत वाकई बहुत नासमझ है। गू क्याओयुए ने ही उसे पीटा था। उसने गू क्याओयुए से ये भी कहा कि वह बदनाम है। इस बात को ध्यान में रखते हुए झांग यांग को दादी गू की कही बात पर अधिक विश्वास हो गया। गू चांगशेंग ने इस अवसर पर कहा, झांग यांग, मुझे पता है कि तुम मेरी बहन को पसंद करते हो। ऐसा होता है कि मेरी बहन को भी यह बीमारी है। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास औरत को रिझाने का सबसे अच्छा तरीका है।
मेरी बहन को रिझाओ, शायद वो ठीक हो जाए। कौन सोच सकता है। अफसोस, ये सब मेरी गलती है। अनपेक्षित रूप से, झांग यांग, तुम मुझे दोष नहीं दोगे। जैसे एक अच्छा भाई अपनी बहन के बारे में सोचता है, मुझे नहीं पता कि वह गु क्याओयुए की कितनी परवाह करता है। झांग यांग ने जल्दी से अपना सिर हिलाया, ये सब ठीक है। आपने कहा कि गु क्याओयुए वास्तव में सिर्फ उत्तेजित थी। क्या यह अच्छा हो सकता है? अब उसे सबसे ज्यादा इसी समस्या की चिंता है। वरना, चाहे वो कितना भी अच्छा दिखे, वो फिर से उत्तेजित हो जाएगा, लेकिन अगर वो नहीं हिला तो पागल होने की हिम्मत नहीं करेगा। गु चांगशेंग और श्रीमती गु ने एक दूसरे को देखा और जान गए कि ये 10 में से 9 बार हो गया था। गु चांगशेंग ने जल्दी से उसकी छाती थपथपाई और उसे आश्वस्त किया। इससे बेहतर क्या हो सकता है? बस बात यह है कि वह फिलहाल इसे स्वीकार नहीं कर पा रही है। अगर कोई पुरुष उसे दिलासा दे तो वह जल्द ही ठीक हो जाएगी। अफसोस की बात है कि ये लोग उससे डरते हैं। श्रीमती गु भी रो पड़ी और अपने आंसू पोंछते हुए बोली, हाय मेरी बेचारी चांदनी, वह कितनी आज्ञाकारी और समझदार हुआ करती थी। ये सब लाओ झांग के परिवार की वजह से हुआ। ये सुनकर झांग यांग और भी दृढ़ हो गया। अगर उसने गु क्याओयुए को बचा लिया तो क्या वह और भी पूरे दिल से उसका साथ नहीं देगी? मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी गरीब होगी। दादी और भाई, चिंता मत करो, मुझे परवाह नहीं होगी। अगर आपको मेरी चिंता नहीं है तो कृपया मुझे चांद दे दो। मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा और उसके दिल की गांठ खोल दूंगा। श्रीमती गु और तीनों ने एक दूसरे की तरफ फिर देखा। वे खुश थे और समझ गए कि काम हो गया। दादी गु ने आश्चर्य से झांग यांग को देखा और खुशी से कहा, क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? हाँ, वह फिर से लोगों को मार सकती है, लेकिन चिंता मत करो, उसे हाल ही में उत्तेजित किया गया है और भविष्य में वह ठीक हो जाएगी। झांग यांग ने अपनी पीठ पर लगे घाव को छुआ और दर्द से अपने दांत निकाले। एक पल के लिए हिचकिचाहट हुई, लेकिन जल्द ही गु क्याओयु के अच्छे दिखने वाले सुंदर चेहरे के बारे में सोचा और फिर बिस्तर में उसके दिखने के तरीके के बारे में सोचा, इसलिए उसने और दृढ़ता से सिर हिलाया। दादी, चिंता मत करो, मुझे यूएर बहुत पसंद है। कृपया दादी की मदद करो। श्रीमती गु खुशी से मुस्कुराईं। चेंगक्वान, बिल्कुल चेंगक्वान, यह उसका आशीर्वाद है कि यूएर तुम्हारे जैसे लोगों को पसंद करती है। हालांकि आखिरकार यूएर का मूड अभी बहुत स्थिर नहीं है। हमें इस पर अच्छी तरह से चर्चा करनी होगी और उसे तुम्हें स्वीकार करने के लिए एक सही तरीका खोजना होगा। हाँ, इस पर अच्छी तरह से चर्चा करें। झांग यांग ने बार बार सिर हिलाया। वह गु क्याओयु से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन दोबारा पिटना नहीं चाहता था। चर्चा के बाद श्रीमती गु ने झांग यांग के पीछे की उदासी को देखा और चिंता से कहा, अपनी चोट की चिंता मत करो, वापस जाओ, तुम्हारी माँ पूछेगी तुम क्या कहना चाहते हो। किसी बात पर सहमत होने के बाद झांग यांग ने सोचा कि वह जल्द ही क्याओयु फांगजे की देखभाल कर पाएगा। उसने इस चोट को दिल पर कहाँ लिया। फिर उसने अपना सिर हिलाया और लापरवाही से कहा, सब ठीक है, जब मैं वापस जाऊंगा तो कहूंगा कि मैं अपनी बाइक पर गिर गया। मैं लोगों को यह नहीं बताऊंगा कि यह तुम थे। यह अच्छी बात है। चलो चांगशेंग तुम्हें दवा लेने क्लिनिक भेज देता है। श्रीमती गु ने एक अच्छी दादी की तरह विनम्रता से कहा। गु चांगशेंग ने झांग यांग को स्वास्थ्य केंद्र भेजा, दवा ली और रास्ते से वापस भेज दिया। रास्ते में झांग यांग बहुत उत्साहित दिख रहे थे। गु चांगशेंग भी उत्साहित हैं। हालांकि चीजें उस तरह नहीं होती जैसा उन्होंने पहले सोचा था, लेकिन ऐसा होना अच्छा है। उनके चावल पकने का इंतजार करो और फिर शादी की बात करो। उस समय भले ही झांग यांग की मां असहमत हो, बहुत से लोग देखते हैं कि उन्हें चेहरा बचाने के लिए सहमत होना चाहिए। लाओ झांग के परिवार के प्रति झांग यांग की घृणा के अनुसार दुल्हन की कीमत निश्चित रूप से झांग पेइपाई को नहीं दी जाएगी। जब दुल्हन की कीमत आती है तो गु क्याओयुए को झांग यांग की मां से घृणा हो जाती है। जल्द ही झांग यांग की ताजगी खत्म हो जाती है और गु क्याओयुए को छोड़ देना पड़ता है। जहां तक गु क्याओयु की बात है, एक औरत, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो वह इस आदमी के अलावा और किसका अनुसरण कर सकती है। गु चांगशेंग ने 2 बार व्यंग्य किया और कहा, झांग यांग, तुम शादी करने जा रहे हो। दुल्हन की कीमत का क्या? आखिरकार ये हमारे पुराने गु परिवार की पोती है। अगर इसे अच्छी तरह से नहीं संभाला गया तो ये तुम्हारे परिवार और हमारे परिवार दोनों को अच्छा नहीं लगेगा। ये कहना आसान है, बस मेरी माँ को मना लो। झांग यांग ने इतनी दूर तक नहीं सोचा था। अब वह गु क्याओयुए को पाने के लिए बेचैन है। यह अच्छी बात है। आखिरकार यूएर हमारे परिवार की लड़की है। अगर सगाई के उपहार बहुत कम होंगे तो मुझे डर है कि गांव वाले कहेंगे। अगर लाओ झांग के लोग उस समय फिर से परेशानी खड़ी कर दें। अफसोस, लाओ झांग के लोग वाकई बहुत दबंग हैं। झांग यांग ने बार बार सिर हिलाया। आपने कहा था कि जब ये हो जाएगा तो ये कोई समस्या नहीं होगी। कम से कम ये संख्या तो नहीं होगी। झांग यांग ने 2 उंगलियां फैला दीं।
1000। गु चांगशेंग खुश हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे परिवार के पास थोड़ी बचत है। 1000 कोई समस्या नहीं होगी। झांग यांग ने गर्व से कहा कि इन छात्रों में से उनके परिवार की स्थिति सबसे अच्छी है, इसलिए वह अपनी बहू की शादी करते समय इतना पैसा निकाल सकते हैं। गु चांगशेंग ने उत्साह से सिर हिलाया। यह 1000 था। अप्रत्याशित रूप से गु कियाओयुए इतना मूल्यवान था। अगर इस बार तुम कामयाब हो गए तो गु कियाओवान बुरी नहीं है। कोई और अमीर आदमी ढूंढ लो, उसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। झांग यांग को वापस भेज दो। गु चांगशेंग ने घर आकर दुल्हन की कीमत गिनते हुए कहा। झांग यांग। बूढ़े गु परिवार के लोग और भी ज्यादा उत्साहित हैं। बूढ़ी महिला गु की आंखें चमक रही थीं और उन्होंने उत्साह से कहा, समृद्धि, ये काम जल्द से जल्द करना चाहिए। बेहतर होगा कि एक दिन झांग यांग से बात कर ली जाए। मैं तुम्हारे पिता और तुम्हारे तीसरे चाचा को बुलाकर संविधान पर चर्चा करूंगा। ठीक है, मैं गु कियाओयू को घूरूंगा और जब वह फिर से काउंटी जाएगी तो उसे लूट लूंगा। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके हमें जल्द से जल्द ऐसा करना चाहिए। साथ ही हमें मृत लड़की का कोई सुराग नहीं मिलने देना चाहिए। जब ये काम पूरा हुआ तो 1000 युआन मिले और परिवार के बुजुर्ग सदस्य बहुत उत्साहित हुए। इस दिन से गु चांगशेंग ने गु कियाओयू के घर को घूरना शुरू कर दिया। गु कियाओयू को इन दिनों काउंटी शहर में कोई स्टॉल लगाने की जरूरत नहीं है। वह हर दिन गु कियाओवान की समीक्षा करती है। वह कई दिनों से घर पर ही है और थोड़ी ऊब गई है। उस दिन झांग पेइपाई वापस आया और कहा कि राष्ट्रपति सी एक बार आए थे और उनके चाचा गु कियाओयू और अन्य लोगों को अपने घर आमंत्रित करेंगे।